मिस्टर खिलाड़ी कार्टून आर्ट। प्राचीन समय की बात है। भीषणपुर नाम के राज्य में दुष्यंत नाम के एक राजा रहते थे। वे एक बहुत ही अच्छे और कुशल शासक थे। उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत ही ज्यादा सुखी थी। एक बार शाम के समय राजा अपने बेटे से बोले, बेटा, तुम्हारे शासन काल में सब बहुत खुश है, लेकिन जब तक तुम प्रजा के बीच नहीं जाओगे, उनसे नहीं मिलोगे, तब तक तुम एक अच्छे राजा नहीं बन पाओगे। इसीलिए मैं कल सुबह सुबह अपने राज्य का भ्रमण करने जाऊंगा। लेकिन पिताजी, मेरे मंत्री सब देखभाल कर रहे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं हर सप्ताह जनता दरबार लगाता हूँ। अभी तुम नए नए हो बेटा, तुमको नहीं पता है। अपने राज्य के भ्रमण से दुश्मन राज्य भी डरे रहते हैं। और वैसे भी मैंने बोल दिया कि कल राज्य भ्रमण करने जाऊंगा तो जाऊंगा। बस अब कोई बहस नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह राजा अपने राज्य का भ्रमण करने चले गए। वो पूरा राज्य का भ्रमण किए, लेकिन पास ही राज्य में एक दूसरा राज्य था जिसका राजा बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। सैनिकों, हमें अपने पड़ोसी राज्य भीषणपुर पर आक्रमण कर उसे जीतना है, चाहे उसके लिए हमें छल ही क्यों न करना पड़े। महाराज, हमारे सभी सैनिक तैयार हैं। आप बताइए कब करना है आक्रमण। उसने भीषणपुर की प्रजा को बहकाया और भीषणपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। महाराज, हमारे राज्य पर दुश्मन ने आक्रमण कर दिया है। जल्दी चलिए, हमें उन्हें रोकना होगा। राजा दुष्यंत को इस साजिश की भनक भी नहीं थी। इस वजह से वो आक्रमण की तैयारी भी नहीं कर पाए। बहुत देर तक दोनों राजा में भीषण युद्ध हुआ। दोनों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। परिणाम ये हुआ कि उनकी सेना दुश्मन की सेना के आगे टूटने लगी। राजा दुष्यंत के कई सैनिक मारे गए। उनका रथ भी टूट चुका था, जिसकी वजह से उनका घोड़ा और खुद वो भी घायल हो चुके थे। राजा दुष्यंत को घायल होता हुआ देख उनके सेनापति ने कहा, महाराज, हमारी सेना दुश्मन की सेना के आगे कुछ नहीं है। मेरा सुझाव माने तो आप कुछ समय के लिए इस राज्य से कहीं दूर चले जाएं। इस बार नहीं तो हम अगली बार अवश्य जीत जाएंगे। आप एक बार स्वस्थ हो जाए, उसके बाद आप इस राज्य में वापस अपना कदम रखना। सेनापति के जोर देने पर महाराज दुष्यंत मान जाते हैं और एक घने हरे भरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें तेज प्यास लगती है। प्यास बुझाने के लिए वे उसी जंगल में रुक जाते हैं। सामने नदी बहता हुआ देख वे उस नदी की तरफ बढ़ते हैं। पानी पीने के बाद पेड़ के नीचे खड़े होकर देखते हैं। एक घायल हुआ हिरण एक गुफा में घुसता है और बहुत ही कम समय में ठीक होकर और खेलता कूदता हुआ गुफा से बाहर निकलता है। ये सब देख राजा दंग रह जाते हैं। राजा उस गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद राजा देखते हैं कि सामने एक वृद्ध महापुरुष आश्रम लगाए बैठे हुए हैं। ठीक उनके सामने शेर, हिरण, कुत्ता और गधा खड़े हुए। ये देखकर राजा पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि इतने हिंसक जानवर एक दूसरे के आसपास कितने प्यार से बैठे हुए हैं। महापुरुष को ये बात पता नहीं होती है कि उनके सामने भीषणपुर राज्य के महाराज खड़े हैं। उन्हें एक साधारण पुरुष की तरह समझकर कहते हैं, कौन हो बेटा तुम, और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं राजा दुष्यंत का एक करीबी सेवक हूँ। लेकिन श्रीमान, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि आपके कपड़े से प्रतीत हो रहा है मुझे। सही कहा बाबा, मैं ही राजा दुष्यंत हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला। कोई बात नहीं, तुम सही जगह पर आ गए हो। मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी देता हूँ, जिसे खाकर तुम पल भर में स्वस्थ हो जाओगे और तुम्हारे घाव भी भर जाएंगे। लो महाराज, इसे पी लीजिए। इसे पीते ही आपकी सारे बदन दर्द को आराम मिलेगा और आपके घाव भी पल भर में भर जाएंगे। राजा औषधियों को ग्रहण करते हैं। देखते ही देखते उनके घाव भर जाते हैं और सारी थकान भी खत्म हो जाती है। ये देखकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बाबा, यह क्या था? मेरा घाव तो इतनी जल्दी भर गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने पल भर में कोई जादू सा कर दिया है? नहीं महाराज, मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान ही हूँ। ये सब तो इन औषधियों का कमाल है। हे बाबा, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मांगिए, आप इसके बदले में क्या चाहते हैं? आप कहे तो 100 गांव में आपको दान कर सकता हूँ। महाराज, मैं 100 गांव लेकर क्या करूँगा? वैसे भी मेरा समय बहुत ही कम है। मैं तो इस शांत वातावरण में खुलकर जीना चाहता हूँ। ये हरे भरे जंगल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब के बीच रहकर मुझे बहुत खुशी और शांति मिलती है। मैं आपसे केवल यही मांगना चाहता हूँ कि जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों का शिकार न किया जाए।
जैसी आपकी इच्छा बाबा। आज से मैं अपने राज्य में जाकर ये ऐलान कर दूंगा कि जंगल के पशु पक्षियों को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। महापुरुष को वचन देकर राजा अपने राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन काफी समय हो जाता है तो बीच में वो एक छोटे से गांव में रुकने का विचार करते हैं। गांव में जाकर राजा एक व्यक्ति से अपने ठहराव के लिए पूछते हैं। वो गांव वाला राजा को अपने घर रुकने के लिए कहता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा को अपने पिता की कही बात याद आती है कि हमें अपने राज्य में घूमना चाहिए था, तो आज पूरे गांव वाले हमको पहचानते। घर चलकर वह राजा को खाने के लिए भोजन देता है। राजा भोजन खाते हुए कहते हैं, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है, ऐसा भोजन तो मैंने कभी अपने जीवन में चखा ही नहीं। इसके बाद राजा उस व्यक्ति का नाम पूछते हैं। इसके बाद रात ज्यादा होने के कारण राजा वहीं सो जाते हैं। राज्य पहुंचकर वो सबसे पहले ऋषिराम को अपने राज्य में बुलाने के लिए अपने सेनापति को भेजते हैं। जैसे ही वो उस व्यक्ति को जो कल रात उनके घर पर रुका था सिंहासन पर बैठा हुआ देखता है तो वह हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, अगर मुझसे कोई भूल हुई तो क्षमा कीजिए। कल रात जो हमने मिठाई खाई थी, क्या वो आप यहाँ लेकर आए हो? नहीं महाराज, मिठाई तो मैं लेकर नहीं आया हूँ। मिठाई नहीं लाए हो तो उसके लिए सजा तो मिलेगी। सेनापति, हमारे परम मित्र ऋषिराम को 50 गांव भेंट में दिए जाएं, साथ ही हमारे राज्य में इन्हें एक अच्छा पद भी दिया जाए। और ऋषिराम, आपके लिए सजा ये है कि आप माह के अंत में राज्यसभा के सभी लोगों को अपनी वो मिठाई जरूर खिलाएंगे। अब ऋषिराम 50 गांव का मालिक ही नहीं बल्कि महाराज दुष्यंत का परम मित्र भी बन चुका था। राजा को अब समझ आ गया था कि सिर्फ शासन करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि अपने राज्य के प्रजा से भी मिलते रहना चाहिए।